एक बार सोचिए, अगर कल सुबह आप उठे और आपको बताया जाए कि अब आपको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, आप किसी गलत बात के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते, तो क्या होगा? एक विद्यार्थी के रूप में जो देश और व्यवस्था को समझना चाहता है, अगर उसी को समझने और पूछने की आजादी ही ना हो तो फिर क्या होगा? तो यहीं से शुरू होती है भारत के संविधान की असली ताकत। यह सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, ये वो व्यवस्था है जो सरकार की ताकत और जनता की आजादी के बीच संतुलन बनाती है। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर इसकी ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे इतना खास बनाती है? आज हम सिर्फ बिंदु नहीं याद करेंगे, बल्कि समझेंगे हर विशेषता क्यों बनाई गई और परीक्षा में उसे कैसे लिखना है। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको रटने की नहीं, समझने की ताकत मिलेगी। सोचिए, अगर आपको एक ऐसा देश चलाना हो जहाँ सैकड़ों भाषाएं हों, अलग अलग धर्म हो, हर इलाके की अपनी पहचान हो, तो आप कितनी बड़ी नियमों की किताब बनाएंगे? 2 पन्नों की, या फिर एक ऐसी किताब जिसमें कुछ भी छूट न जाए? यही सवाल आजादी के बाद भारत के सामने खड़ा था। देश आजाद तो हो गया था, लेकिन असली काम अब शुरू हुआ था। इतने विशाल और विविध देश को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, तब इसकी जिम्मेदारी को उठाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने। उनके सामने साफ लक्ष्य था, ऐसा संविधान बनाना जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षा महसूस करे। जब उन्होंने काम शुरू किया तो जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि भारत जैसे देश के लिए छोटा संविधान काम नहीं करेगा। अगर नियम कम होंगे तो कई लोगों के अधिकार छूट जाएंगे। अगर सब कुछ साफ साफ नहीं लिखा गया तो आगे चलकर भ्रम और विवाद पैदा होंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। हर नियम, हर अधिकार, हर व्यवस्था को विस्तार से लिखा जाएगा। यहीं से जन्म हुआ हमारे संविधान की पहली और सबसे खास विशेषता कि यह दुनिया का सबसे विशाल और विस्तृत संविधान बना। जब 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। उस समय भी यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था और आज भी अपनी व्यापकता के कारण सबसे अलग पहचान रखता है। इसकी विशालता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी ताकत है, क्योंकि इसी विस्तार के कारण भारत जैसे विविध देश में हर व्यक्ति, हर वर्ग और हर क्षेत्र को उसका उचित स्थान और अधिकार मिल पाया। तो जब भी आप संविधान की विशेषताएं पढ़ें तो सबसे पहले यही समझिए, यह सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि इतना विस्तृत इसलिए है ताकि भारत का कोई भी नागरिक कभी भी कहीं भी अपने अधिकारों से वंचित ना रहे। पिछली कहानी में हमने देखा था कि हमारा संविधान इतना विशाल और विस्तृत क्यों है, ताकि देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी नागरिक पीछे ना रह जाए। लेकिन जरा सोचिए, इतना बड़ा और मजबूत संविधान बनाने की प्रेरणा आखिर आई कहां से? यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। जब भारत आजाद हुआ तो संविधान बनाने वाले लोगों के सामने एक ही लक्ष्य था, ऐसा संविधान बनाना बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन भी हो। इस जिम्मेदारी को संभाला डॉक्टर B.R. अंबेडकर और उनकी टीम ने। उन्होंने सोचा, अगर हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाना है तो हमें दुनिया से सीखना भी होगा। बस फिर क्या था, उन्होंने एक यात्रा शुरू की, दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों को समझने की यात्रा। वे पहुंचे संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां से उन्होंने सीखा मौलिक अधिकार, ताकि भारत का हर नागरिक सुरक्षित और स्वतंत्र रह सके। फिर उन्होंने देखा ब्रिटेन,
जहां से मिली संसदीय प्रणाली जिससे जनता की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचती है। इसके बाद वे गए आयरलैंड, जहां से उन्होंने लिया नीति निर्देशक तत्व जो सरकार को यह सिखाते हैं कि देश को एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए। फिर उन्होंने समझा ऑस्ट्रेलिया का मॉडल और वहां से आया समवर्ती सूची का विचार, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। और अंत में उन्होंने देखा जर्मनी, जहां से मिले आपातकालीन प्रावधान ताकि वे किसी भी संकट के समय देश मजबूत बना रहे। इस तरह दुनिया के अलग अलग कोनों से उन्होंने सबसे अच्छे विचार सुने, उन्होंने भारतों की जरूरतों के अनुसार ढाला और फिर तैयार किया एक ऐसा संविधान जो न सिर्फ विशाल है बल्कि समझदारी का भी अद्भुत उदाहरण है। यानी हमारा संविधान सिर्फ भारत की सोच नहीं बल्कि पूरी दुनिया के श्रेष्ठ विचारों का संगम है। हमने देखा था कि हमारा संविधान दुनिया के अलग अलग देशों के बेहतरीन विचारों का संगम है, लेकिन जरा सोचिए उन सभी विचारों में से एक संसदीय शासन प्रणाली आखिर काम कैसे करती है और भारत ने इसे ही क्यों चुना। यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। जब भारत आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ा सवाल था, देश को कैसे चलाया जाए। क्या अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी राष्ट्रपति प्रणाली अपनाई जाए या फिर कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां सरकार सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हो। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने चुना ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि वे एक ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जो जनता के प्रतिनिधियों से बने और उन्हीं के प्रति जवाबदेह हो। अब अगर इसे आसान भाषा में समझे तो संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है सरकार संसद से बनती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। यानी जो लोग देश चलाते हैं उन्हें संसद के सामने जवाब देना पड़ता है। इसलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब इस प्रणाली की एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें दो तरह के प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का प्रमुख और दूसरा वास्तविक प्रमुख। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। अब सवाल आता है कि सरकार बनती कैसे है, तो इसका जवाब भी बहुत सरल है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है वही सरकार बनाता है और उस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। इस तरह संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार जनता के प्रतिनिधियों से बनती है और उन्हीं के प्रति जवाबदेह रहती है। यही कारण है कि यह प्रणाली हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि संसदीय शासन प्रणाली सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। पिछली कहानी में हमने देखा था कि हमारी संसदीय शासन प्रणाली कैसे काम करती है, कैसे सरकार बनती है और कैसे वह जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर सरकार जनता के लिए काम करती है तो जनता को क्या मिलता है? क्या सिर्फ एक व्यवस्था ही काफी है या फिर नागरिकों के पास कुछ अधिकार भी होने चाहिए? और अगर अधिकार मिलते हैं तो क्या उनके साथ कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान निर्माताओं के सामने एक और महत्वपूर्ण सवाल था, ऐसा क्या किया जाए कि हर नागरिक सुरक्षित रहे, स्वतंत्र रहे और उसका विकास भी हो सके। इसी सोच के साथ उन्होंने संविधान में जोड़ी
मौलिक अधिकार, क्योंकि वो एक ऐसे समाज बनाना चाहते थे जहां हर व्यक्ति को अधिकार भी मिले और अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो। यही हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। अब अगर इसे आसान भाषा में समझे तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो हर नागरिक को सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का हक देते हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिनमें है सबसे पहला समानता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इन्हीं के साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ अधिकार देना ही काफी नहीं है। एक मजबूत राष्ट्र के लिए कर्तव्य भी उतने ही जरूरी होते हैं। इसलिए संविधान में जोड़े गए मूल कर्तव्य, ताकि हर नागरिक यह समझ सके कि देश के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था और इसकी प्रेरणा रूस के संविधान से ली गई थी। वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं, जो हमें सिर्फ अधिकारों का उपयोग करना ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनाना भी सिखाते हैं। इस तरह मौलिक अधिकार हमें शक्ति देते हैं और मूल कर्तव्य हमें सही दिशा दिखाते हैं। यही कारण है कि यह हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां नागरिक अपने अधिकार भी जानते हो और अपने कर्तव्य भी निभाते हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव है। पिछली कहानी में हमने मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों को समझा था, जहां हमने जाना कि एक नागरिक को क्या क्या अधिकार मिलते हैं और उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा? कौन यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकार सिर्फ किताबों तक सीमित न रह जाएं, बल्कि जमीन पर भी लागू हों? यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान निर्माताओं ने यह समझ लिया था कि सिर्फ अधिकार देना ही काफी नहीं है, उनकी रक्षा के लिए एक मजबूत और निष्पक्ष व्यवस्था भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने संविधान में एक ऐसी संस्था की व्यवस्था की जो पूरी तरह स्वतंत्र हो, जो किसी के दबाव में न आए और हर हाल में न्याय करे, और इसी का नाम है स्वतंत्र न्यायपालिका। अब अगर इसे आसान भाषा में समझे तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है ऐसी न्याय व्यवस्था जो विधायिका और कार्यपालिका से अलग और स्वतंत्र होकर काम करे, ताकि वह बिना किसी दबाव के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके और यह भी सुनिश्चित कर सके कि देश में कानून सबसे ऊपर हो और सरकार भी कानून के दायरे में रहकर काम करे। अब बात करते हैं इसके ढांचे की। भारत की न्याय प्रणाली एकीकृत है, जिसका मतलब है कि पूरे देश में कानून की एकरूपता बनी रहती है। इसके 3 स्तर है। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, जो अंतिम अपील का स्थान है। इसके बाद आते हैं उच्च न्यायालय, जो राज्यों में न्याय सुनिश्चित करते हैं, और सबसे नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जहां से आम नागरिक की न्याय यात्रा शुरू होती है। इस तरह जहां मौलिक अधिकार हमें अधिकार देते हैं और मूल कर्तव्य हमें जिम्मेदारी सिखाते हैं, वहीं स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि यह अधिकार वास्तव में सुरक्षित रहे। यही कारण है कि यह हमारे संविधान की एक बेहद महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां अधिकार भी सुरक्षित हो और न्याय भी निष्पक्ष हो। अपनी पिछली चर्चा में हमने एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका को समझा था, जहां हमने जाना कि भारत की न्यायपालिका न सिर्फ पूरे देश में एक समान ढंग से काम करती है, बल्कि पूरी तरह स्वतंत्र रहकर निर्णय लेती है।
हमने यह भी समझा कि न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और सरकार को संविधान की सीमाओं में बनाए रखना। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जब न्यायपालिका यह सब करती है तो वह आखिर किस आधार पर निर्णय लेती है? कौन सा ऐसा मूल सिद्धांत है जिसकी ताकत के आधार पर वह सरकार को भी रोक सकती है और एक आम नागरिक को भी न्याय दिला सकती है? यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है और हमें ले जाती है एक बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर, और वह अवधारणा है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस देश में किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून का शासन होगा, यानी देश में सबसे ऊपर कानून होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। और यही कारण है कि विधि का शासन हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। अब इसे और सरल तरीके से समझते हैं। पहला, कानून की नजर में समानता। अनुच्छेद 14, हर नागरिक कानून के सामने बराबर है, न कोई विशेष अधिकार न कोई भेदभाव। दूसरा, मनमानेपन का अभाव, यानी सरकार किसी के साथ अपनी इच्छा से व्यवहार नहीं कर सकती, हर कार्य केवल कानून के अनुसार ही होगा। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता। देश के सभी अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त करते हैं, यानी अंततः सर्वोच्च है संविधान। अब जरा इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। जिस स्वतंत्र न्यायपालिका को हमने अपनी पिछली चर्चा में समझा था, वही इस सिद्धांत को वास्तविकता में बदलती है। अगर कोई व्यक्ति कानून से ऊपर जाने की कोशिश करे या सरकार अपनी सीमाएं पार करे तो न्यायपालिका उसे रोकती है, और यदि किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वही न्यायपालिका उसे न्याय दिलाती है। इस तरह विधि का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका एक दूसरे के पूरक है। यह स्थापित करता है कि कानून सबसे ऊपर है, और दूसरा यह सुनिश्चित करता है कि यह सिद्धांत हमेशा कायम रहे। और यही एक सशक्त लोकतंत्र की असली पहचान है, जहां किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि कानून की सर्वोच्चता होती है। पिछले चर्चा में हमने विधि का शासन को समझा था, जहां कानून सबसे ऊपर होता है और हर नागरिक उसी के दायरे में आता है। अब जरा सोचिए, जब पूरा देश कानून से चलता है तो इतने बड़े और विविधताओं से बड़े देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने की जिम्मेदारी कैसे तय होती होगी? क्या सारी शक्ति सिर्फ केंद्र के पास होनी चाहिए या राज्यों और स्थानीय स्तर तक भी बांटी जानी चाहिए? यही सवाल हमारे संविधान निर्माताओं के सामने था। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कुछ दूरी पर भाषा, संस्कृति और जीवन शैली बदल जाती है। ऐसे में एक ही प्रकार की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक संघीय व्यवस्था को अपनाया, लेकिन उसमें एकात्मक झुकाव भी जोड़ा ताकि देश की एकता बनी रहे। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार में एक मुखिया है, लेकिन साथ ही अलग अलग सदस्य भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। बड़े फैसले मुखिया लेता है, लेकिन रोजमर्रा के काम हर सदस्य अपने स्तर पर संभालता है। भारत में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ 3 स्तर पर शासन चलता है: केंद्र, राज्य और अब स्थानीय स्तर यानी पंचायती और नगर निकाय। केंद्र पूरे देश से जुड़े बड़े फैसले लेता है, राज्य अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार काम करते हैं और गांव तथा शहर के स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है। यही संघीय व्यवस्था है, जहां शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विषयों को लेकर अलग अलग सूचियों में बांटा गया है, और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज और नगर निकायों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे शासन और अधिक लोकतांत्रिक और जमीनी स्तर तक पहुंच सका। लेकिन कहानी में एक मोड़ भी है। अगर परिवार में कोई बड़ा समस्या आ जाए
तो मुखिया को ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं ताकि वह पूरे परिवार को संभाल सके। इसी तरह हमारे संविधान में एकात्मक झुकाव रखा गया है। इसका मतलब है कि सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है और आपातकाल के समय तो पूरा नियंत्रण लगभग केंद्र के हाथ में आ जाता है। इसके साथ ही पूरे देश के लिए एक ही संविधान और एक ही नागरिकता है और न्यायपालिका भी एकीकृत है, यानी पूरे देश में एक ही न्याय प्रणाली काम करती है। तो अगर सरल शब्दों में समझे तो भारत न पूरी तरह संघीय है न ही पूरी तरह एकात्मक, बल्कि यह एक संतुलित व्यवस्था है जिसमें केंद्र, राज्य और पंचायती राज तीनों मिलकर देश को चलाते हैं। यही व्यवस्था हमारी विविधता में एकता को बनाए रखने की सबसे बड़ी ताकत है। पिछले चर्चा में हमने संघीय व्यवस्था को समझा था, जहां देश को चलाने की जिम्मेदारी केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों के बीच बांटी जाती है ताकि इतने बड़े और विविध देशों को संतुलित तरीके से संचालित किया जा सके। अब जरा एक कदम आगे बढ़कर सोचिए, जब देश में अलग अलग स्तर पर सरकारें काम कर रही है तो क्या हर स्तर की अपनी अलग नागरिकता भी होनी चाहिए? क्या कोई व्यक्ति अपने राज्य का अलग नागरिक और देश का अलग नागरिक हो सकता है? यही सवाल हमारे संविधान निर्माताओं के सामने भी आया था। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कुछ दूरी पर भाषा, संस्कृति और पहचान बदल जाती है। अगर यहाँ हर राज्य की अलग नागरिकता बना दी जाती तो लोगों की पहचान बढ़ सकती थी। कोई खुद को पहले राज्य से जोड़ता और बाद में देश से। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकल नागरिकता को अपनाना। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार में अलग अलग सदस्य अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। कोई घर के खर्च का ध्यान रखता है, कोई बाहर के काम संभालता है, कोई रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है। यानी काम बटे हुए हैं लेकिन पहचान एक ही है। सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। भारत में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है। यहाँ शासन 3 स्तरों पर चलता है, केंद्र, राज्य और स्थानीय संस्थाएं। केंद्र राष्ट्रीय स्तर के बड़े फैसले लेता है, राज्य अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार काम करते हैं और पंचायत व नगर निकाय स्थानीय समस्याओं को हल करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हर व्यक्ति की पहचान सिर्फ एक है, भारतीय नागरिक। यही एकल नागरिकता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में संघीय व्यवस्था के साथ साथ दोहरी नागरिकता होती है, यानी एक देश की नागरिकता और दूसरे राज्य की नागरिकता। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। यहाँ संघीय ढांचा तो है लेकिन नागरिकता एक ही रखी गई है। इसका कारण भी बहुत ही स्पष्ट था, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अगर अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता होती तो लोगों के बीच दूरी बढ़ सकती थी। इसलिए हमारे संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि शक्तियां भले ही बटी हों लेकिन पहचान एक ही रहे, भारतीय। तो अगर सरल शब्दों में समझे, संघीय व्यवस्था हमें प्रशासनिक संतुलन देती है और एकल नागरिकता हमें भावनात्मक एकता से जोड़ती है। यही दोनों मिलकर भारत को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहां नियम भी है और जरूरत पड़ने पर बदलाव की गुंजाइश भी। अगर नियम बिल्कुल कठोर हो तो समय के साथ चलना मुश्किल हो जाता है और अगर नियम बहुत ज्यादा लचीली हो तो व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। यही दुविधा हमारे संविधान निर्माताओं के सामने भी थी। जब वे भारत के लिए संविधान बना रहे थे, वे ऐसा संविधान चाहते थे जो मजबूत भी हो
और समय के साथ बदलने की क्षमता भी रखे। उनके सामने दो बड़े उदाहरण थे, एक अमेरिका के संविधान का जो बहुत ही कठोर माना जाता है और जिसमें बदलाव करना काफी मुश्किल होता है, दूसरा ब्रिटेन का संविधान जो बहुत ही लचीला है और जिसे आसानी से बदला जा सकता है। अब सवाल था, भारत को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, पूरी तरह कठोर या पूरी तरह लचीला? संविधान निर्माताओं ने गहराई से विचार किया और एक बहुत समझदारी भरा निर्णय लिया। उन्होंने न तो पूरी तरह कठोर व्यवस्था को अपनाया और न ही पूरी तरह लचीलेपन को। उन्होंने दोनों का एक संतुलित और अनुकूल मिश्रण तैयार किया, जिसे हम कहते हैं कठोरता और लचीलेपन का संतुलन। अब इस बात को और सरल तरीके से समझते हैं। हमारे संविधान में संशोधन यानी बदलाव करने की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें संसद के साधारण बहुमत से आसानी से बदला जा सकता है, जैसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। लेकिन कुछ प्रावधान इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें बदलने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी 2/3 सदस्यों का समर्थन, और साथ ही देश के आधे राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होती है। यह व्यवस्था हमारे संविधान को खास बनाती है। यह उससे समय के साथ बदलने की आजादी देती है ताकि देश की नई परिस्थितियों के अनुसार वह खुद को ढाल सके, लेकिन साथ ही यह उसके मूल ढांचे, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे सुरक्षित भी रखती है। इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान न तो इतना कठोर है कि बदल ही ना सके और न ही इतना लचीला है कि उसकी मूल पहचान ही बदल जाए, बल्कि यह दोनों का एक बेहतरीन संतुलन है जो भारत जैसे विविध और विकसित होते देश के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो साथियों, यही है भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता, कठोरता और लचीलेपन का अनुकूल मिश्रण, जो इससे मजबूत भी बनाता है और समय के साथ प्रासंगिक भी बनाए रखता है। पिछले चर्चा में हमने समझा था कि हमारा संविधान न तो पूरी तरह कठोर है और न ही पूरी तरह लचीला, बल्कि दोनों का एक संतुलित मिश्रण है, और यही हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। अब जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए, अगर अचानक देश में कोई बड़ी समस्या आ जाए, जैसे युद्ध हो जाए, या किसी राज्य में सरकार ठीक से काम करना बंद कर दे, या देश की आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाए, तो क्या हम उसी सामान्य व्यवस्था से देश को चला सकते हैं? जवाब है नहीं। ऐसी परिस्थिति में देश को बचाने के लिए तुरंत और सख्त फैसले लेने की जरूरत होती है, और इसी जरूरत को समझते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था की। उस व्यवस्था का नाम है आपातकालीन प्रावधान। संविधान के भाग 18 में इन प्रावधानों को शामिल किया गया है ताकि देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को हर हाल में सुरक्षित रखा जा सके। अब इसे एक सरल कहानी में समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार है जहां सब कुछ सामान्य नियम के अनुसार चलता है, हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाता है और सब कुछ संतुलन में रहता है। लेकिन अगर अचानक उस परिवार को कोई बड़ा संकट आ जाए, जैसे कोई गंभीर समस्या या खतरा, तो क्या वह सामान्य नियम पर काम करेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। उस समय परिवार का मुखिया तुरंत सख्त और जरूरी फैसले लेता है ताकि पूरे परिवार को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक उसी तरह जब देश में असामान्य परिस्थितियां पैदा होती है तो संविधान सरकार को कुछ विशेष शक्तियां देती है। इन्हीं को हम कहते हैं आपातकालीन प्रावधान। इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे तब लागू किया जाता है जब देश पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या गंभीर खतरा हो। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में सरकार ठीक से काम नहीं कर रही होती और संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है।
और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो तब लागू होता है जब देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। ये आपातकालीन प्रावधान हमें यह दिखाते हैं कि हमारा संविधान केवल लचीला ही नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर कठोर भी बन सकता है। सामान्य समय में यह हमें अधिकार, स्वतंत्रता और लोकतंत्र देता है, लेकिन संकट के समय यही संविधान सख्त होकर देश की रक्षा करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि देश सामान्य समय में ठीक से चले और संकट के समय में भी सुरक्षित रहे। यही संतुलन हमारे संविधान को इतना मजबूत और प्रभावी बनाता है।